डियर स्टूडेंट्स, मैं बोर्ड द्वारा जारी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का हल कर रहा हूं। बोर्ड ने भी, उत्तराखंड बोर्ड ने भी आपके लिए एक सैंपल पेपर दिया है कि इस टाइप का पैटर्न पेपर का होता है। ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। इस पेपर के क्वेश्चन किस रूप में करने हैं, और पुराने अनुभव से मैं एक बात कह सकता हूं कि ये पेपर हो, चाहे आपने अभी प्री बोर्ड का दिया हो या लास्ट ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर हो, या सैंपल पेपर हो, या लास्ट ईयर का प्री बोर्ड का पेपर हो, या उससे पहले वर्षों के बोर्ड के पेपर हों, उनको भी आप आजकल ज़रूर देखिए। ठीक है, वो मैंने आपके लिए उपलब्ध कराए हुए हैं। तो कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ठीक है, पुराने वर्षों के पेपर से भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। और एक बात और कह रहा हूं कि जैसे ये क्वेश्चन हैं, इनसे मिलता जुलता प्रश्न भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क वाला पार्ट है, P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, होगी नहीं कह रहा हूं। P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी यदि, अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रखें, P और Q क्या हों, पूर्णांक संख्याएं हों, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पर लिखा है 3/0, तो आप बोलेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिभाषित है, इसका मान नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहां P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। हर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो PQ एक पूर्णांक हो, ये तो सही है, P और Q पूर्णांक हो चलेगा। Q का मान 0 नहीं है, ये तो परिभाषा में ही है, संख्या परिमेय संख्या होगी यदि Q का मान 0 नहीं है। Q = 1 तब भी परिमेय संख्या बनेगी। पर परिमेय संख्या कब नहीं होगी, जब हर में Q बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, P हो जाएगा P/0, और हर में 0 होने से P/Q एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब जो है मैं इसका आंसर लिख लेता हूं। आप समझ रहे हैं कि P/Q परिमेय संख्या नहीं होगी कब, जब इसका डिनोमिनेटर हर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर व्याख्या कुछ नहीं देनी है, सीधा विकल्प का उत्तर लिखना है। विकल्प सेकेंड Q = 0 सही उत्तर है। ये वाला विकल्प सही विकल्प है। ठीक है, बस इतना सा लिखना आपने, 1 मार्क्स आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ये MCQs हैं, बहुत विकल्प है, एक विकल्प चुन करके उत्तर लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, बहुपद AX² + BX + C, ये बहुपद है, x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण भी इसको कहते हैं आप। ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया कि एक द्विघात समीकरण लिखिए, तो आप क्या लिखते हैं कि AX² + BX + C = 0 और A शुड नॉट बी इक्वल टू 0, A का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई हो। ठीक है, यहाँ पर कर ये बहुपद है एक्चुअली, तो बहुपद होगा तो इसमें 0 नहीं होना है डियर स्टूडेंट, ये बहुपद है तो इसमें 0 नहीं होगा, ये तो समीकरण बन जाएगा फिर। ठीक है, बहुपद AX² + BX + C के शून्यकों का गुणनफल होगा। अब मैं इसको थोड़ा समझाने के लिए, अब इसका आंसर तो आपने जान लिया है, यहाँ पर मैं जगह बना लेता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए समझाने के लिए। अब आप देखो, अब आपने ये बातें पढ़ी हैं, शून्य क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या हुए, AX²
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बहुपद है। इसके शून्य क्या होंगे? इसके शून्य का मतलब जो इसको शून्य कर दें, वो जो शून्य होते हैं उनको हम इसके मूल भी कहते हैं, बहुपद के मूल। ठीक है, बहुपद के मूल बोलो या जीरोज बोलो, शून्यक बोलो, एक ही बात है। अब x की दो घात इसके दो शून्यक होंगे, x के ऐसे दो मान होंगे जो इसको शून्य बना देंगे, तो माना मैंने कहा कि वो हैं अल्फा और बीटा। इसके दो शून्य का अल्फा बीटा, तो आप जानते हैं कि दो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है इस x का गुणांक प्लस b है तो उसको आप माइनस कर देंगे माइनस बी बाई ए, जोड़ शून्यकों का योग क्या होता है? x का गुणांक का ऋण करके बटे a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा और बीटा का गुणनफल c बाई ए, जो कांस्टेंट है ना, c बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक a। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? c बाई ए। तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल कौन सा हो जाएगा? c बाई ए। तो मैं उत्तर लिख दूंगा विकल्प 4। अब क्या है विकल्प 4? c बाई ए सही है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन 4 c बाई ए इज करेक्ट। ठीक है, अब चलो, यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका गौ वाला पार्ट आप देखिए, यहीं पर मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो, कई बार तो आपको ये MCQs के सीधे उत्तर मालूम हो जाते हैं, पर कुछ के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो आप ऐसा करेंगे, जो बोर्ड की आपकी कॉपी होगी उसका लेफ्ट पेज, बाएं तरफ के पेज को रफ पेज बना देंगे और वहाँ सॉल्यूशन करेंगे। तो AP आपका है -3 -1/2 2 अप टू सो ऑन का 11वां पद, 11 टर्म ऑफ दिस AP। ये आपको दिया हुआ है, ये AP है। तो यदि ये AP है तो इसका फर्स्ट टर्म, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो इसका प्रथम पद a इज इक्वल टू -3, ये कह रहे हैं AP है तो फर्स्ट टर्म -3। अब सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा? दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, -1/2 -3। ऐसे तो निकालते हैं सार्व अंतर, सेकेंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर लो, तो -1/2 -3। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन, एक प्लस बन जाएगा 3। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, 3 2 जा 6 प्लस 6/2, ये हो जाएगा 5/2 हो गया। -1 प्लस 6 कितना हो गया? 5/2। तो आपके पास अब ए भी आपको मालूम चल गया, a इज इक्वल टू -3 है और d इज इक्वल टू 5/2 है, 5/2। ठीक हो गया। अब क्या करना है? इस AP का 11वां पद निकालिए। 11 टर्म कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं कि AP का nवें पद का सूत्र आप जानते हैं। AP का nवें पद का सूत्र क्या होता है? आप लिखते हैं Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। AP का n टर्म, nवां पद क्या होता है? Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 टू डी। अब A आपको मालूम है, A क्या है? -3 है, प्लस n मतलब कौन सा पद? 11वां। तो n की वैल्यू यहाँ पर 11 है, 11 - 1 इंटू डी। डी कितना है? 5/2। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया? -3 प्लस 11 - 1 10 इंटू 5/2, 2 से काट लीजिए, 2 5 जा 10। ठीक है, -3 प्लस 5 कितना होगा? 25। -3 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, तो इसका 11वां पद कितना हो जाएगा? T11 हो जाएगा आपका 25।
2 आ गया। तो इसमें सेकंड वाला आंसर सही है। तो आप लिख देंगे विकल्प सेकंड, और क्या है विकल्प सेकंड, 22 सही है। आगे दर्शन, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आइए। क्वेश्चन नंबर 1 का घ देखिए। यदि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज तो सेक थीटा का मान होगा। मतलब हमको सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, सेक 60 अंश का निकालना है। थीटा कितना है, 60 है, तो मैंने थीटा की जगह 60 रख दिया। अब देखो, इन जनरल हमको साइन और कॉस के मालूम होते हैं, बाकी टेन कॉट सेक कॉसेक हम निकाल देते हैं। तो सेक किसका, कॉस का इनवर्स सेक, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो सेक 60 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 60, और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 0 होता है। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1। कॉस 30 डिग्रीज कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कॉस 45 डिग्रीज कितना होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये आपका आ गया 1 बाई कॉस 60 हुआ डिवाइडेड 1/2। कॉस 60 कितना हुआ, 1/2। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यदि भिन्नों का भाग हो x बाई वाई बटे p बाई क्यू, माना ऐसा है, तब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस सबसे नीचे वाला गुणा में ऊपर वाले के साथ चला जाता है, तो x गुणा गया q बटे ये हर में आ जाती है y गुणा गया p, y गुणा गया p। अब यहाँ आप देखो 1 ओवर 1/2। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा डियर स्टूडेंट। आप देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, देखो मेरे पास है 1 ओवर 1/2, तो इसको लिख दूंगा मैं कि 1/1। एक फ्रैक्शन मैंने ये बनाया, अरे तो फ्रैक्शन है ये 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसके नीचे मैंने 1 रख करके एक भिन्न बना ली, 1/1 डिवाइड बाई 1/2। तो 2 की गुणा इस एक के साथ हो जाएगी, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, ये हो गया 2/1, ये हो गया 2। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है, सेकंड वाला। तो इसका मैं चलिए आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पर। इसका उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, आप देखो विकल्प सेकेंड 2 सही है भाई, इतना ही बहुत है इसका उत्तर लिखना, सही है, ठीक है। जब एक पार्ट के बाद, एक खंड के बाद दूसरा शुरू करते तो कम से कम 2 या 3 लाइन बीच में छोड़िए, ऐसे गैप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब इसका आंसर आपको मिल गया, ये वाला करेक्ट आंसर है। अब मैं इनके सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 उनका गौ चौ यहाँ जगह बना लेता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आइए डियर स्टूडेंट देखिए, ये 1 मार्क्स के चल रहे हैं। ये जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 8 पार्ट्स में पूछा जाता है और सब MCQs हैं। तो चलिए, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 1 3 हों तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं 1 3, और आपको पूछा जा रहा है कि किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो आपने निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है
कि किसी तल के आप 4 बराबर भाग करते हैं ऐसे ऐसे, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, द्वितीय चतुर्थांश। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश। और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थ चतुर्थांश। अब पहले चतुर्थांश में x भी धन और y भी धन होते हैं, तो प्लस कॉमा प्लस, मतलब जो कोऑर्डिनेट होगा x का भी, x के लिए इधर और y के लिए ऊपर, तो x भी धन और y भी धन। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा तो x होता है ऋण और y होता है प्लस, तो ये माइनस और प्लस। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तृतीय चतुर्थांश में, तो x भी माइनस और y भी माइनस, तो दोनों माइनस होते हैं, x माइनस y माइनस। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो x प्लस और y माइनस, तो इसमें आप देखो x प्लस है और y माइनस। इससे भी आप पता लगा लेंगे कि कोई बिंदु किस चतुर्थांश में है। प्रथम चतुर्थांश में x y दोनों प्लस, सेकेंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में x ऋण y प्लस, तृतीय चतुर्थांश में x भी ऋण y भी ऋण, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस और y माइनस। अभी क्या कर रहा है, निर्देशांक क्या है किसी बिंदु का 1 3। 1 3 का क्या मतलब हुआ, 1 3 का मतलब हुआ कि 1 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव। कुछ लिखा नहीं कि दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब जब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x भी प्लस है y भी प्लस है, तो ये बिंदु कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 1 3 हैं तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, आप बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में होगा, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या है, धन है, दोनों के साइन प्लस हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो यहां पर लिख देंगे विकल्प फर्स्ट प्रथम, विकल्प फर्स्ट प्रथम सही। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसे मिल जाएगा आपको। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, आपने तो सीधे करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कहीं एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस की नहीं देते हैं। तो चलिए मैं इसको भी मिटा लेता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका मैंने आंसर लिख दिया, ये फर्स्ट वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ये है डियर स्टूडेंट गाँव। क्वेश्चन नंबर 1 का गाँव, क्वेश्चन नंबर 1 का गाँव, इसको देखो, नहीं चौ हो गया डियर स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौ कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझिए आप। निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, आपको ध्यान रखना एक बात कि कोई घटना है, माना ए कोई घटना है, तो उसकी प्रायिकता को हम कैसे दर्शाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए का मान होता है बच्चों ये ध्यान रखना, ये किसी घटना की प्रायिकता क्या क्या होती है, 1 हो सकती है। 1 कब होगी, जो निश्चित घटना होती है, ये घटना होने ही होनी है, तो प्रायिकता 1। जैसे एक सिक्का उछाला और आपने बोला कि हेड आए चाहे टेल आए मेरी जीत होगी, तो आना ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों आप कह रहे हैं कि हेड आए चाहे टेल आए मेरी जीत है, तो ये घटना तो क्या होगी, निश्चित घटना होगी, श्योर इवेंट। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता होती है 1।
तो जो निश्चित घटनाएं हैं, जिन घटनाओं का होना ही होना है, उनकी प्रायिकता होती है 1। जैसे आपने डाइस फेंका, कोई पासा फेंका और आप कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 में कोई भी आ जाए मेरी विनिंग है, तो आएगा ही कोई ना कोई। 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, आपकी जीत होनी है। ऐसी स्थिति, ऐसे घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है। अब असंभव घटनाएं कौन है? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो हैं कि जैसे आप कहें कि एक पासा फेंका जा रहा है, एक डाइस फेंका जा रहा है और 7 आने की प्रायिकता, तो पासे पे 1 2 3 4 5 6 6 तल होते हैं। एक तल पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथा 4, पांचवां 5th और छठवां 6th। 7 का अंक तो वहाँ है ही नहीं, तो 7 कैसे आ जाएगा जब आप पासे को फेंकेंगे? तो कैसी इवेंट होगी? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रायिकता होती है बच्चों 0। यदि ये असंभव घटना है ए, तो इसकी प्रायिकता 0 होती है। उदाहरण मैंने आपको दे दिया। बाकी घटनाओं की प्रायिकताएं 0 और 1 के बीच होती हैं। जैसे सिक्का फेंका तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2। तो बाकी प्रायिकताएं कहाँ होती हैं? 1 से छोटी और 0 से बड़ी। पर प्रायिकता 0 कब होगी? असंभव घटना की। प्रायिकता 1 कब होगी? निश्चित घटना की, जिसको होना ही होना है। ठीक। एक चीज और जान लीजिए, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता 2 है, तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप बोलेंगे किसी घटना की प्रायिकता 2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? 1। समझ में आई? तो प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। प्रायिकता या तो 1 होगी या 0 हो सकती है, या 1 और 0 के बीच होती है, 1 से बड़ी नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि किसी घटना की प्रायिकता 1.1 1 से बड़ी हो। ठीक। किसी घटना की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होती। अब 0 से छोटा मतलब माइनस। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, वो 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। आपको किसी ने कहा कि कोई घटना है ई, उसकी प्रायिकता है -0.5, तो आप क्या किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। गलत है लिखा हुआ। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से देंगे। अब मैं इसका आंसर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख देता हूं मैं। देखिए, पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 2/3 तो हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता 2/3 हो सकती है। यस, हो सकती है। -1.5 कभी नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए निम्नलिखित में से किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। क्या ये वाली? थर्ड क्या कह रहा है? 15%। 15% का अर्थ क्या हुआ? 15% पर मतलब 1, सेंट मतलब 100, 100 में से 15। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 15/100। 5 से काट दिया, 5 से 15, 5 दूने 10, ये हो गया 3/20। 15% क्या हुआ? 100 में से 15, तो 15/100, 5 से 15, 20 100, 3/20। यस, ये भी प्रायिकता है। और 0.7, 0.7, यस, ये भी प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है। तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। परंतु किसी इवेंट की, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। क्योंकि में से किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन नहीं हो सकती? इस सेकंड वाली -1.5। ये है डियर स्टूडेंट। तो यहां लिख देंगे
यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सा विकल्प, विकल्प सेकेंड, विकल्प सेकेंड, विकल्प सेकेंड क्या है, -1.5 सही उत्तर है। ठीक है, तो इस रूप में आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए, तो अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, चलिए उनको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट देखिए। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और जब 3 साइड्स इक्वल हैं तो 3 एंगल भी इक्वल होंगे, तो 60 60 60। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूप। ठीक है, सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रेंट और समरूप मतलब सिमिलर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। ठीक है, और ये है सिमिलर। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक सर्किल है, वृत्त बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, केवल चाहिए होता है त्रिज्या। त्रिज्या मालूम है, वृत्त बन जाएगा। एक सर्किल ये है और एक सर्किल थोड़ा बड़ा वाला है। इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर, इसके 2। तो ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम में सर्व अंग समान, मतलब जिन जिन वृत्तों की त्रिज्याएं समान हैं वो सर्वांग सम है। ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट है। पर समरूप है, ये वृत्ताकार है। वृत्ताकार है ना, ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार, सर्कुलर सर्कुलर है, क्या है, समरूप है। तो ऐसी ट्रायंगल के केस में भी होता है बच्चों। जो आपका यहां पर समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जैसे मैं 2 ट्रायंगल यहां पर खींचूं, माना ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये भी साइड 3 सेंटीमीटर और ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोण इनका 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, एक दूसरा मैंने ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल की एक साइड 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, साइड अलग अलग हैं पर एंगल क्या होगा, ये भी 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्रीज, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, समबाहु है। तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो प्रत्येक कोण भी समान होंगे। अब ये और ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम क्या होते हैं भाई, त्रिभुज 2 चीज़ों से जाना जाता है, कोण और भुजाएं। तो कोण तो समान है, एंगल तो सेम है, पर भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए सर्वांग सम नहीं होगा। ठीक है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज सेम है तो सर्वांग सम होगा, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, शेप होगा एक तरह का, शेप आकार, तो इसका आकार और इसका आकार एक तरह का है। ठीक है, नहीं, शेप शेप और साइज अलग अलग है इनके, तो ये क्या है, समरूप है। आगे समझ में। तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज जितने भी होंगे, माना 6 सेंटीमीटर भुजा वाला ले लिया, 7 वाला ले लिया, 8 वाला ले लिया, एंगल उनके होने हैं सेम, साइड अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैंने एक 6 सेंटीमीटर का ले लिया, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है, ये भी आपका समबाहु है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, सारे क्या हैं, ये समबाहु त्रिभुज हैं। सारे क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं।
ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, एक प्रकार का आकार है इनका, साइज अलग अलग, साइज अलग अलग, शेप सेम, शेप सेम है, साइज अलग अलग है, तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम। गलत, ये और ये सर्वांग सम नहीं है। बराबर, बराबर भी कैसे कह देंगे, भुजाओं के नाप अलग अलग है। समरूप, यस, रूप एक प्रकार का, ठीक है, उपयुक्त सभी, ये भी गलत है, तो ये उत्तर सही होगा, समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सिमिलर, ठीक है। तो ये भी आपने ठीक से समझ लिया, मैं डिटेल में समझा रहा हूं जिससे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप कर पाएंगे डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिख रहा हूं मैं, विकल्प, विकल्प कौन सा, थर्ड विकल्प क्या है, समरूप, समरूप सही है, ये सही उत्तर ये वाला, थर्ड वाला, ठीक है। चलो इसका भी आपको आंसर, आपने इसका भी नोट कर लिया। अब इसको इसका सॉल्यूशन देने के लिए मैं ज़रा इसको वाइप कर लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, इसके लिए जगह बना रहा हूँ सॉल्यूशन करने की, आपको समझाने की। आपने कहीं इन क्वेश्चंस में जो MCQs हैं कहीं सॉल्यूशन नहीं देने हैं, कहीं पर कैलकुलेशन की आवश्यकता होगी तो आप कॉपी के किसी बाएं पेज में करेंगे कैलकुलेशन और उसके ऊपर रफ वर्क लिख देंगे, एक लाइन ऐसे मार देंगे, काट देंगे मतलब। अब इसको देखो, आप जानते हैं कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a 0 नहीं होना चाहिए, यदि यही 0 हो गया तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो सरल रेखा बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो आपने विभक्ति कर पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट, विभक्ति कर, डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा, b² - 4ac पढ़ा, विभक्ति कर। अब इसमें 3 स्थितियां हैं, यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है, b क्या है, x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से आप छांट लेंगे। यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, मतलब ये जो है ना आपके पास x² है ना, 2 पावर है ना इसकी, तो इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है, 2 मूल होंगे इसके, ठीक है, जो इसको 0 कर देंगे, x की 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी जिससे इसका मान 0 हो जाएगा। तो यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो यहां पर लिखेंगे आप अलग अलग वास्तविक मूल, ठीक है, यदि ये स्थिति होती है तो ये पहली वाली स्थिति है। दूसरा क्या होता है कि यदि b² - 4ac 0 हो जाए तो जो 2 मूल होंगे, 2 मूल जो होंगे या इसके 2 हल जो होंगे, हल बोलो, मूल बोलो, शून्यक बोलो, एक ही बात है, इसके 2 जो मूल होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो होंगे बच्चों 2 बराबर वास्तविक मूल, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। तीसरी स्थिति होती है बच्चों कि यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, ऋण आ गया, ये b² - 4ac का मान ऋण आ गया, तो आप लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं,
इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। क्लास 11 में पढ़ेंगे आप ये चीज़। 3 स्थितियाँ हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि b² - 4ac 0 है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? ये वाली होगी, ये 0 से नहीं, बराबर है ना, बराबर वाला ये है, 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, तो ये वाला आंसर आप सही हो जाएगा आपका विकल्प सेकेंड, 2 बराबर वास्तविक, 2 बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, सही होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ठीक से? ये 3 कंडीशन आप याद रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स कर दे हमने, प्रत्येक 1 मार्क्स का है। अब जो शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, उन क्वेश्चंस को करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। मैंने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ लिख दिए हैं। अब एक एक को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहा हूं यहाँ पर। कॉस ए को सेक ए के पदों में बदलिए। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, बहुत छोटा उत्तर देना है। तो कॉस ए को सेक ए के पदों में बदलो। मैंने आपसे कहा था साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए, tan ए इज इक्वल टू 1/cot ए, cot ए इज इक्वल टू 1/tan ए, sec ए इज इक्वल टू 1/cos ए, और cosec ए इज इक्वल टू 1/sin ए। तो अब आपने समझ लिया होगा कि cos ए को sec ए के पदों में आप कैसे लिख देंगे? cos ए इज इक्वल टू 1/sec ए। भाई आंसर हो गया। ज़्यादा क्या कर सकते हैं? cos ए को sec ए के पदों में लिखने पर ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एक लाइन cos ए इज इक्वल टू 1/sec ए। भाई उत्तर हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ा सा और उत्तर लिखना चाहते हैं तो आप लिख देंगे cos ए को sec ए के पदों में cos ए बराबर 1/sec ए। क्लियर हो गए भाई? इतना है आंसर इसका देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देता हूं यहां पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? अब मैं आपसे कह रहा था इस बात को कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये होती है, या तो प्रायिकता 1 होगी, या प्रायिकता 0 होगी, या प्रायिकता 0 और 1 के बीच होगी। प्रायिकता 1 कब होती है? प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है? निश्चित घटना होगी, श्योर इवेंट। ठीक है, जो घटनाएं होनी ही होनी है। मतलब जैसे मैं कह रहा था कि क्वाइन टॉस क्या है, हेड निकले या टेल, होना ही होना है, तो प्रायिकता लिख दीजिए 1। तो इनको बोलते हैं निश्चित घटना। तो किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? आप बोलेंगे 1। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूँ। और इसी में एक चीज़ और कि प्रायिकता 0 कब होगी? जब असंभव घटना हो। ठीक है, घटना हो ही नहीं सकती। जैसे आपने सिक्का उछाला और आप कह रहे हैं ना हेड पड़ा ना टेल, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। ठीक है, या आप डाइस फेंक रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं और आप कह रहे हैं 7 आने की प्रायिकता, तो असंभव घटना है, प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, बाकी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। तो किसी घटना के, यहीं से उत्तर लिख दो, किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है? अभी आपसे बात हो गई है, कितनी होती है प्रायिकता? आप बोलेंगे 1 होती है।
बस इतना सा उत्तर है इनके, बहुत छोटे छोटे उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अब मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आंसर लिख दिया। किसी घटना के निश्चित घटित होने की प्रायिकता 1 होती है। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आंसर है सॉल्यूशन, जो भी है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ये भी मैंने सॉल्व कर दिया, ये भी कर दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई सर्किल है तो सर्किल यहां पर मैं बना लेता हूं आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। ये फॉर एग्जाम्पल सर्किल है, ये उसका सेंटर है, ओ सेंटर है। किसी पॉइंट P से, ये कोई बाई बिंदु है, ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर है डियर स्टूडेंट, और एक बिंदु P है इसके बाहर। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त को स्पर्श करते हुए निकले, ये होगी स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। मैंने माना ये कह दिया ए। वृत्त को काटेगी नहीं, एक बिंदु से टच होकर निकल जाएगी। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। केंद्र है वृत्त का, इस P बिंदु की दूरी केंद्र से कितना है, ये है डियर स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कौन होगी वृत्त की, ये त्रिज्या कौन से हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो मैं इसको ले लेता हूं त्रिज्या। अब आपको यहां पर कुछ नियम याद रखने हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण होता है, इसको याद रखना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और वहां पर त्रिज्या जो खींची जाती है, उनके बीच में 90 अंश का कोण होता है। तो जब ये 90 अंश का कोण है तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 अंश है, PAO। अब मैं लिख देता हूं समकोण त्रिभुज PAO में, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि ये कोण 90 अंश हो गया। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि 90 अंश के कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। ये कर्ण है, कर्ण, हाइपोटेन्यूस, 90 अंश के कोण के सामने की भुजा। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया। एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। तो आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग PO वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, PA स्क्वायर प्लस इसका वर्ग हो जाएगा AO स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लो। PO तो 25 है, तो 25 दिया हुआ है, तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब AO स्क्वायर निकालना चाहूँगा, इसको यहाँ ले आऊँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो AO स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। इसका मैं सरल सा तरीका आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर करते हैं आगे सॉल्व। मैं कह रहा हूँ AO स्क्वायर क्या आ रहा है, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो एक तरीका तो है कि 25 का स्क्वायर कर लो, 25 इंटू 25, फिर माइनस 24 इंटू 24 कर लो। मैं इस पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र लगा रहा हूँ
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को प्लस कर दो एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर लो, तो ए ओ स्क्वायर हो जाएगा दिस प्लस दिस 25 प्लस 24 एक ब्रैकेट में और दूसरे में हो जाएगा 25 माइनस 24। ठीक है, तो ए ओ स्क्वायर कितना होगा, ये तो हो जाएगा 1 और 25 प्लस 24 कितना हो गया 49। ये तो 1 हो गया ना, 1 इंटू 49। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यदि आप ए ओ का मान निकालेंगे, ए ओ का मान निकालना चाहते हैं तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। ए ओ स्क्वायर 49 है तो ए ओ कितना है, इसका वर्गमूल, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। तो ये जो ए ओ आया ये वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है ना, तो उत्तर भी लिख देना चाहिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। इसी वृत्त से संबंधित एक आध बात और बताता हूं कि वृत्त पे किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2 स्पर्श रेखा, एक इधर हो गई और दूसरी इधर हो गई, और इनकी लंबाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। ये भी आप याद रखना, वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उन दोनों की लंबाई आपस में समान होती है। ठीक है, अच्छा एक आध बार और बता देता हूं, इसी क्वेश्चन में हो सकता है आपके काम आ जाए रिहर्सल। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर दिया, तो एक चीज आपने ये याद रखनी है कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से एक्सटर्नल पॉइंट से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बात, अब मैं इसी बात को दूसरे रूप में भी कह रहा हूं। दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए आप। अभी तक तो मैं क्या कह रहा था कि एक बाह्य बिंदु था, उस पर स्पर्श रेखाएं खींची, वृत्त पर 2 आ गई। यदि बिंदु वृत्त पर ही है, माना बिंदु वृत्त पे है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ओनली 1। यदि बिंदु वृत्त पर ही है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यदि बिंदु अंदर है वृत्त के तो इस बिंदु से इस वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो 3 बात कही मैंने, यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, इससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनकी लंबाइयां समान होती हैं। दूसरी बात, यदि बिंदु वृत्त पर है, वृत्त मतलब परिधि पर, तो उस बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और यदि बिंदु वृत्त के अंदर है तो वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यह अतिरिक्त आपके लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना।